वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोगों के पास टॉपिक है पढ़ने के लिए इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इकोनॉमिक सर्वे एक इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका मुझे लगता है कि आप लोग इस पॉइंट से समझ पाएंगे कि ये बेसिकली हमारी जो भी लास्ट ईयर में हमने जो भी इकोनॉमिकली किया है, हमने जिस भी फील्ड में किया है, गवर्नमेंट ने जिस भी फील्ड में पैसा डाला है, उस फील्ड का कितना आउटपुट आया, ये उसका एनालिसिस है। मतलब पिछले पूरे एक साल के पास्ट का एनालिसिस है। मेरा पर्पस इकोनॉमिक सर्वे से आपके साथ डिस्कशन का ये है कि आप लोग दो चीजों को समझ पाए। फर्स्ट, पॉलिसी, यानी हाउ पॉलिसी मेकिंग हैज बीन डन, एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये समझे कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने, वो कैसी थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। मुझे लग रहा है कि आप इन दोनों बातों से ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। यानी एक पॉलिसी मेकर के पॉइंट से जब आप चीजों को सोचेंगे तो आप साथ साथ में एक एनालिस्ट भी बन जाएंगे। यानी एनालिसिस करना सीखिए आप कि आखिर हम देश के अंदर जो भी पॉलिसीज आती हैं उसके लिए सरकारों ने कैसे काम किया है, पिछले सारे साल में हमने किस फील्ड में कैसे काम किया और इसका बेटर हम कैसे कर सकते थे। ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 वॉल्यूम 1 है ये। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इसके दो वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 किसके बारे में बात करते हैं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आपको चैप्टर्स देखें। जो चैप्टर का इंडेक्स ये है, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे इसके अंदर। देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड अमिडस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। मतलब शताब्दी में एक बार आने वाला ऐसा क्राइसिस, कोविड जो आया, उसमें लाइफ को बचाएं कि लाइवलीहुड को बचाएं, इसके बीच का एक क्राइसिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है। नेक्स्ट, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर, डज ग्रोथ लीड टू द डेप्थ सस्टेनेबिलिटी? यस, बट नॉट वाइस वर्सा। आई विल डिस्कस यू लेटर ऑन, है ना। एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको उसको सारा डिस्कस करती जाऊंगी। तो ये आप लोगों के सामने लिस्ट दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये सारे चैप्टर्स हैं इसके, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। ईच चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वॉल्यूम के अंदर इसमें दो वॉल्यूम्स हैं बेसिकली। दो वॉल्यूम्स में भी वॉल्यूम में वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। वॉल्यूम 1, चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के चैलेंजेस क्या हैं? आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोगों को पूछना है तो आप लोगों को एकदम ऐसे सोचना नहीं है कि ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के क्वेश्चंस, चैलेंजेस क्या हैं? मैं अगर कोई नीति बनाती हूं तो मुझे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टूल्स टू सॉल्व द चैलेंजेस। इज दैट क्लियर? हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्या हम लोगों के पास टूल्स हो सकते हैं जो हम इन चैलेंजेस को सॉल्व करें। यानी ये है प्रॉब्लम और ये है इसका सजेशन, मतलब सॉल्यूशन। तो समझ में आ रहा है कि पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। और ये क्योंकि हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर दे रहे हैं तो वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। फाइन। नेक्स्ट, वॉल्यूम 2, सेक्टोरल डेवलपमेंट्स। वॉल्यूम 2 में हम देखेंगे अलग अलग सेक्टर वाइज कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स वाइज। फाइन। एंड आउटलुक ऑफ सेक्टर्स, और सारे जो सेक्टर्स हैं उनका क्या आउटलुक है। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग आप लोग के साथ शुरू करते हैं। इट इज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। इससे पहले मैं चाहती हूं कि ये पिक्चर हम लोग डिस्कस कर लें तो थोड़ा सा बेटर तरीके से लाइट्स लग रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? मैं इसको ड्रॉ कर देती हूं, कोई बात नहीं। फाइन, ठीक है। देखिए, जो 2017 और 2020-21 आप लोग इधर मार्क देख पा रहे हैं। ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि हमारे 2017 में जो हमारा ये जीडीपी स्लो डाउन शुरू हुआ है, यहां पर जीडीपी स्लो डाउन, ये जीडीपी की लाइन है, यहां तक जीडीपी क्या है, थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है 2017 तक। थोड़ा ध्यान से बिल्कुल प्रेजेंट हुई। 2017 तक क्या है, जीडीपी
बढ़ रहा है, लेकिन 2017 के बाद हमारा जीडीपी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 2020-21 है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? 20-21 में मार्च में हम लोगों का, फरवरी मार्च में हम लोगों ने लास्ट ईयर शुरू हुआ ये कोविड, और उसके बाद में फिर हम लोगों का जो 21 के अंदर भी आप देखेंगे मार्च में वापस प्रॉब्लम शुरू हुई, थोड़ा सा आप वापस आके कंट्रोल हुई है। हमारा इंडिया इस समय में आकर रिसेशन में एंटर कर गया। इंडिया एंटर्स इन रिसेशन। इंडिया कहां एंटर कर गया? रिसेशन में। ठीक है, मतलब ये जो हमारा जीडीपी की लाइन दिख रही है, पहले ही लाइन बढ़ रही है, पर यहां से इसके बाद में ये घटती हुई दिखाई दे रही है। ये 2017 का सिनेरियो है। कारण क्या है? 2017 वही ईयर 16 में, 16 के हम लोग अक्टूबर नवंबर में जब हमारे देश में नोटबंदी की गई। ठीक है, 17 के बाद हमारे देश ने इस नोटबंदी को बहुत झेला। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम जो था नए पैसों के साथ कॉप अप नहीं कर पाया। वो बात अलग है, 16 लाख करोड़ जो थे वो कन्वर्ट हो गए। लोगों ने जो पुरानी आपकी जो पुराने नोट थे सबने कन्वर्ट करवा लिए। अब इस बात में मैं नहीं जाना चाहूंगी कि उसके पीछे बैंक के मैनेजर्स लोगों के साथ मिले हुए थे या सरकार कंट्रोल नहीं कर पाए। नाउ दिस इज नॉट माई पॉइंट, आई डोंट वांट टू डिस्कस और आई डोंट वांट टू एंटर इन दिस कंट्रोवर्सी। फाइन, बट हुआ, जितना अमाउंट था वो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ, पर वो पैसा मार्केट में रोटेट होने में वक्त लगा और हमारा जो देश था वो डाउन ग्रेड में चला गया, डाउन हो गया। लेकिन उसी समय 2020 में हमने देखा कि भारत एक बहुत जबरदस्त पेंडेमिक के सामने को फेस करता है। उस फेस के टाइम भारत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है, जो पिछले 1-1.25 साल से हम लोग देख रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे ही ये कंडीशन आती है, इंडिया एंटर कर देता है रिसेशन में। क्यों? रिसेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है तेजी, जिसको हम महंगाई भी बोलते हैं, है ना? और रिसेशन का मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा मान लीजिए। मैं अभी आप लोगों को एकदम, क्योंकि मैं आप लोगों से इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रही हूं, तो मैं आपको टेक्निकलिटी के अंदर बहुत अंदर नहीं लेकर के जाना चाहती कि रिसेशन में कब एंटर करते हो, इन्फ्लेशन में कब एंटर करते हो। आपको रिसेशन का मतलब है मंदी, जबकि चीजों की डिमांड नहीं हो रही। ये पेन है, अगर ये पेन डिमांड कर रहे हैं लोग तो मैं प्रोड्यूस करूंगी। एज ए प्रोड्यूसर मैं तभी प्रोड्यूस करूंगी जब लोग ये डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी डिमांड है, इसके कारण मैं प्रोड्यूस कर रही हूं, इसलिए आपने को मैंने बना करके दे दिया। इनको पेन पसंद आया और लोगों ने भी डिमांड की, बहुत सारी डिमांड्स हो गई, सबने डिमांड की, मैंने ज्यादा पेन बनाए। और मेरे पेन की क्योंकि ज्यादा डिमांड हो गई, इस वजह से ज्यादा पैसे अभी 10 में दे रहे थे, अभी आप लोग 15 देने को भी तैयार। बोलेंगे नहीं 15 दे देंगे, लेकिन हमें तो पेन चाहिए। तो मतलब एटमॉस्फेयर मार्केट में तेजी आ गई, 10 से बढ़कर अब वो 15 का होने लगा, तेजी आ गई। इन्फ्लेशन तेजी बताता है और रिसेशन मंदी बताता है। रिसेशन क्या बताता है? मार्केट में दो तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे रिसेशन हो। मार्केट का रूल है दो चीजों पर बेस्ड। मार्केट में दो चीजें डिपेंड करती हैं, क्या? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में चाहे इन्फ्लेशन है चाहे रिसेशन है, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। क्या हो सकता है? या तो डिमांड साइड से कोई प्रॉब्लम है या फिर सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? मतलब डिमांड ने प्रॉब्लम की है, सप्लाई नहीं की है। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन मंदी है भारत के अंदर, जो अब रिसेशन एंटर भारत कर गया है कोविड के कारण, वो मंदी अपने आप में बहुत यूनिक है। इस पॉइंट को मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी आपसे, क्योंकि ये बहुत समय के बाद ये चीज हो रही है, तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ये सारी बात क्लियर हो गई है कि जो मार्केट के अंदर रिसेशन आता है चाहे इन्फ्लेशन आता है, वो मार्केट के दो फैक्टर्स के कारण आता है, या तो डिमांड या सप्लाई। या तो डिमांड बढ़ गई है घट गई है, या सप्लाई बढ़ गई या घट गई है। अब ये इन्फ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, वो बाद में समझेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही है? इसको अगर इससे भी कोरिलेट करना चाहे इन्फ्लेशन से, मार्केट में मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी या घट गई, तो तेजी आएगी। बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं पेन को, एक नहीं दो नहीं 10 लोग 20 लोग मांग रहे हैं पेन को, लेकिन सप्लाई मैंने नहीं बढ़ाई, उतने ही पेन बनाए जितने बना रही थी, तेजी आएगी, है ना? या फिर सप्लाई पहले जितने कर दी उससे भी कम कर दी तो तेजी आएगी। ये इन्फ्लेशन हो गया। अगर मैं रिसेशन समझाऊं तो रिसेशन मतलब मंदी, या तो डिमांड नहीं है
या तो डिमांड बहुत घट गई किसी चीज की, तो मैं प्रोडक्शन जो कर रही हूँ वही नहीं बिक रहा, तो पहले 10 का बिक रहा था, अब कोई मांग ही नहीं रहा, तो मैं कहूंगी 8 में भी ले लो भैया, कोई ले लो, कोई तो ले लो इसको, तो मतलब मंदी है, रिसेशन है, फाइन, इसका मतलब है रिसेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्केट में बोलूं डिमांड उतनी थी जितनी है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पहले मैं 10 पेन बनाती थी, 10 लोग मांगते थे, अब मैंने 12, 15, 20 पेन बनाने शुरू कर दिए, मुझे लगा कि मार्केट में लोग मांग लेंगे, मैंने 15-20 पेन बना दिए और मांगने वाले तो लोग उतने ही हैं, अब मेरे पास एक्सेस हो गया, मैं कहूंगी बेचो इसको यार, ये मुसीबत गले पड़ गई, मैं कहूंगी पहले 10 का बिकता था भैया 8 में ही ले लो, कोई ले लो, रिसेशन आ गया। सिंपल सी बात समझनी है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई, ये दो फैक्टर्स में से अगर कुछ भी चेंज आया तो आपके इन्फ्लेशन और रिसेशन का कारण बन सकता है। इकोनॉमी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, द थिंग इज आप लोग इस चीज को ना समझ नहीं पाते अंदर से, आप लोग इसको बहुत ज्यादा फैक्चुअल, बहुत ही टर्म्स के अंदर फंसे रहते हैं, टर्म में नहीं फंसना है, बहुत सिंपल और इजी सब्जेक्ट है, इजीली आराम से समझिए तो बहुत सिंपली आपको समझ में भी आएगा ये। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। देखिए गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंज था, गवर्नमेंट के सामने दो चैलेंज थे जो कि इस लेसन की हेडिंग भी है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। सरकार क्या कर सकती थी, सरकार दो चीजें कर सकती थी, या तो गवर्नमेंट लाइव्स को बचा सकती थी या लोगों की लाइवलीहुड्स को बचा सकती थी। साइमल्टेनियसली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते जाना है, बिकॉज मेंस के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले, मैं भी आप लोगों से बीच बीच में पीटी और मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जाऊंगी। लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों में से एक क्वेश्चन है, ये या फिर ये, या तो क्या कीजिए आप जिंदगी बचा लीजिए लोगों की, या फिर क्या कीजिए आप लोगों की जीविका बचा लीजिए। वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, यूएसए ने लॉकडाउन लगाया क्या, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, उसने कहा लाइवलीहुड को बचाएंगे, ठीक है, लाइव्स बच जाएंगे, पर लाइवलीहुड को अगर हमने छोड़ दिया हमारी जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल डाउन चली जाएगी। इंडिया ने क्या कहा, हम लाइव्स को बचाएंगे, लाइफ को सरवाइव कर लेंगे तो बाद में विन विन सिचुएशन अपने आप आ जाएगी, बाद में विन विन सिचुएशन आ जाएगी। अब आप कहोगे मैडम विन विन सिचुएशन क्या होता है, ये कहानी और बता दी आपने, ये भी बताओ, दोनों तरफ की जीत। बाद में लाइवलीहुड हम अपने आप डिमांड सप्लाई मार्केट में अपने आप मैनेज करके मार्केट में लाइवलीहुड को भी सेव कर देंगे, लाइव्स तो हमारी बची जाएंगी क्योंकि हम लाइव्स को पहले ध्यान कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है विच स्ट्रेटजी चूज, किसको चूज करें, इसके लिए क्वेश्चन क्यों है, एक तो न्यू, अपने आप में ये एक नई चीज है, कोविड के कारण लोगों का इतने बड़े स्तर पर मरना। सेकेंड केस फैटेलिटी रेट, ये आपको पता नहीं चल रहा कि कितने लोग, केस फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर, मृत्यता दर क्या है। अब आप कहेंगे मैडम ये केस फैटेलिटी रेट, मृत्यता दर क्या होती है, आप लोगों के सामने भी एग्जांपल में है, आप देखिए इसको, मान लीजिए 100 लोगों को कोविड हुआ, उसमें से 20 लोग मर गए, मतलब 100 को कोविड हुआ और 20 ने लाइफ लॉस कर दी, तो आपकी जो CFR है ये क्या हो गई, 20%। केस फैटेलिटी रेट, मृत्यता दर, ये आपकी जितनी, ये भी पता नहीं चल रही कितनी है, क्यों, क्योंकि कितने लोगों में ट्रांसमिशन होगा, कितने लोगों को होगा, कितने लोग मर जाएंगे, अननोन है, उस समय डेटा ही नहीं, एनालिसिस की बात तो बात दूर, लोगों को बचाने की पड़ी थी, रिप्रोडक्शन रेट अननोन, RO अननोन। अब आप कहोगे मैडम एक पॉइंट और आपने बता दिया, RO क्या होता है, कि वो घर में RO लगता है, वो RO नहीं है, वो RO भी काम के नहीं रहे, ये वो RO नहीं, ये कौन सा RO है, ये RO है रिप्रोडक्शन रेट अननोन। रिप्रोडक्शन रेट मतलब एक व्यक्ति के अगर सोनू के हुआ तो मोनू के, टोनू के, पोनू के, ये मोनू, ये टोनू, ये पोनू, इनके भी हो सकता है, ठीक है। RO रिप्रोडक्शन रेट, संभावना पता नहीं चल रही थी कितनों को फैलेगा, मोनू, टोनू, सोनू को फैलेगा या उसके पूरे खानदान को भी आगे और फैल जाएगा, आपको ट्रांसमिशन नहीं पता चल रहा है। रिप्रोडक्शन रेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ट्रांसमिशन रेट पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। नेक्स्ट, इनिशियली मैनी असिम्प्टोटिक केसेस, असिम्प्टोटिक पता ही नहीं चल रहा, सिम्टम्स, सिम्टम्स कैसे हैं स्टार्टिंग में, कोई भी देश, जैसे आप लोगों ने नोट भी किया होगा, हमारे गुजरात में जब कोविड आया उस समय हम लोग देख रहे थे कि शुरू में केसेस टैकल नहीं हो पा रहे थे,
चलिए, अभी हम लोग इस पॉइंट पे थे कि गुजरात में जब केसेस हुए तो हमारे यहाँ पर इस चीज को शुरू में डॉक्टर्स ट्रेनिंग नहीं थी, डॉक्टर्स को पता नहीं चला था कैसे टैकल करें। बाद में दूसरे स्टेट्स में फैला, जैसे राजस्थान वगैरह में, तो वहां पर भी डॉक्टर्स को बड़ा अजीब लग रहा था कि हम इसको टैकल कैसे करेंगे, कब इंजेक्ट करना है, कब नेबुलाइजर देना है, कब चीजें हैं, एक्सरसाइज करवाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ऑल्दो इसके साथ साथ में सिम्टम्स भी बहुत क्लियर नहीं थे लोगों को, तो इनिशियली बहुत सारे सिम्टम्स से मैच नहीं करते हुए केसेस भी आए। पीक टाइम एंड लेवल अननोन, इसका पीक कब होगा, कब ये मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम है कब, कब कितने पे आप मैक्सिमम मानो इसको, ये भी अननोन है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज अननोन, जो अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स आप दे रहे हो उन स्ट्रेटजीज का कितना लाभ हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा था आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इंपैक्ट ऑफ अबव स्टेप्स ऑन इकोनॉमी अनसर्टेन, ये सारे जो स्टेप्स ऊपर के थे या फिर ये सब जो बातें दिखाई दे रहे हैं, इससे पता नहीं चल रहा था इकोनॉमी पर ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये भी अपने आप में एक मुद्दा है। एंड वेदर टू सेव लाइव्स और लाइवलीहुड्स, और सब अब ये भी नहीं सोच पा रहे थे, ये सारी इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि लाइफ को बचाएं कि लाइवलीहुड को, लोगों को बचाएं कि जीडीपी को। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस बारे में समझना और बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आए इस बात के बारे में कि आखिर जो कोविड का क्राइसिस है, ये कोविड क्राइसिस अपने आप में यूनिक क्यों है। मैं बोल रही हूँ कोविड का क्राइसिस यूनिक है। यूनिक क्यों है? हमारे देश में अभी तक जो रीजंस रहे हैं क्राइसिस के बहुत अलग अलग रहे हैं, है ना। जैसे कभी कभी आप देखोगे हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस में आप देखोगे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में, जबकि हमारे देश में ग्रेट डिप्रेशन था तब उस समय भी जैसे 30-32 के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत भयंकर मंदी आई, विश्व में मंदी आई 82 में, 1991 में एंड 2009 में। 9 का तो टाइम आप लोगों ने आसपास भी सुना ही होगा। देश में बहुत तेज मंदी आई, विश्व की मंदी आई मेनली है, और भारत पे भी इसका इफेक्ट दिखाई दिया। इसके अलावा एक क्राइसिस आप देखोगे, शार्प मूवमेंट इन ऑयल प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े, जिसमें आप देखोगे 1975 में एक बार ऐसा हुआ और 1982 में ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो टाइम ऐसे थे जब हमारे देश में ऑयल प्राइसेस के कारण क्राइसिस आया। इसके अलावा आप देखोगे युद्ध के कारण भी बहुत बार स्थिति खराब हुई, जिसके अंदर आप देखोगे 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ, आपको पता ही है। फिर 1721 में कौन सा हुआ था? रशियन सिविल वॉर हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा हमारे देश में 1945 से 46 के अंदर भी आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, थर्ड 1945 खत्म हुआ ही था। उसके पहले फिर वापस से 45 से 46 में भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो मतलब हमारे देश में और विश्व में वार्स थे, इन सब के कारण क्राइसिस आया। ये क्राइसिस हम जानते हैं, लेकिन कोविड का जो क्राइसिस था ये अपने आप में बहुत ही यूनिक था। अब ये क्यों यूनिक था? ये एक हेल्थ क्राइसिस था, एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस जिसने ग्लोबल रिसेशन ला दिया। ये अपने आप में एक मेजर इशू है कि ग्लोबली रिसेशन लाने में ये ताकतवर साबित हो सका। ठीक है, ग्रेट लॉकडाउन हाईली सिंक्रोनाइज्ड, हमारे देश में बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया, और ये बहुत, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझे हम तो आप देखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ इकोनॉमीज एक्सपीरियंसिंग लो जीडीपी, कुछ देशों की इकोनॉमीज जो थी उनमें जीडीपी इतने डाउन स्तर पर चला गया, इज हाईएस्ट सिंस 1870, 1870 के बाद। आज मैं 1920 में 21 में खड़ी हूं, तो लगभग 150 साल के टाइम में हमारे देश के अंदर और हमारे से कई देशों के अंदर जो जीडीपी था वो 90% से भी ज्यादा गिर गया। अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। समझिए आप किसी देश का क्या हाल होगा उस समय, है ना। और हम सब अपने आसपास ये सब चीजें महसूस भी कर रहे हैं। फाइन, ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन 30 से 32 के टाइम 85% कंट्रीज गॉट इम्पैक्टेड, यानी कि जब 30-32 में जब ग्रेट विश्व मंदी आई थी उस समय हम विश्व की 85% कंट्रीज जो थी वो इफेक्ट हुई, लेकिन इस बार ये डेटा उससे भी बढ़कर 90% तक पहुंच गया। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है आप सब लोगों को? कोविड वंस इन 150 ईयर इवेंट, ये एक ऐसी घटना है जो लगभग 150 साल में कभी कभार एक बार होती है, विद एन अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट, जिसके इम्पैक्ट्स आपको पता ही नहीं है कि क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी कितनी होगी आपको पता नहीं है,
आपको ये नहीं पता कि आपकी जीडीपी कहां जाएगी, आपको ये नहीं पता मार्केट में डिमांड सप्लाई होगी कि नहीं होगी, आपको ये नहीं पता हम रिकवर कर पाएंगे क्या, आपको ये नहीं पता इसका पीक कब है, आपको ये नहीं पता कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे सेव करने के लिए तो क्या उसका आउटपुट आएगा क्या, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही परेशानी वाली स्थिति होती है जब आप अपने काम का आउटपुट नहीं निकाल पाओ। कभी भी कोई काम करें उसका आउटपुट जानना बहुत जरूरी है कि हमने जो किया उससे क्या मिला, लेकिन ये एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें हम आउटपुट नहीं जान पा रहे थे, इसीलिए थोड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड ट्रेड ऑफ, इन दोनों के बीच में अब जब ये एक चल रहा है तब हम देखें पेंडेमिक क्राइसिस। इन शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, शॉर्ट रन थोड़े समय में तो इम्बैलेंस हो जाएगा भाई, लाइफ और लाइवलीहुड में बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। सॉल्यूशन टू सेव लाइफ, अब ये बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हमें अपनी जिंदगियां, हमें अपने लोग, हमें अपने भारतीयों को बचाना है। सो सॉल्यूशंस टू सेव लाइव्स, लॉकडाउन लगा दिया गया इसीलिए। ठीक है, इट्स इंपैक्टेड लाइवलीहुड मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉकडाउन के कारण हमारी जो लाइवलीहुड है उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ा और उसके कारण हमारी जीडीपी बहुत बुरे स्तर पर नीचे जाके गिरी। ठीक है, हम सब जान रहे हैं। लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लाइफ और लाइवलीहुड का बैलेंस खत्म हो जाएगा, हम लाइफ्स को बचाएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा कि विन विन स्ट्रेटजी आ जाएगी, विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ लाभ होगा, लाइफ्स भी बचेंगी और लाइवलीहुड को भी हम रोड पर वापस ट्रैक पर ले आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? बोल सकते हैं आप लोग यस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से बात बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है प्लीज क्वेश्चन पूछिए, डाउट के साथ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलता रहेगा ये सब कुछ। तो नेक्स्ट, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्टेड, हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों ही इंपैक्टेड हुई, दोनों को प्रभाव पड़ा। अब आप कहेंगे मैडम ये कैसे हुआ, तो भी समझ लेते हैं हम लोग कैसे। अर्लियर क्राइसिस, जो पहले क्राइसिस थे, ईदर डिमांड और सप्लाई गॉट इंपैक्टेड, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, तो ध्यान से समझिए। देखिए मार्केट में दो ही चीजें चलती हैं, मैंने जैसे आपको अभी भी बताया, मार्केट में दो ही चीजें जिसे मार्केट रेगुलेट होता है, वन इज डिमांड, अदर इज सप्लाई। जितने भी क्राइसिस आए उसमें या तो डिमांड पर इफेक्ट पड़ा या फिर सप्लाई। लेकिन कोविड अपने आप में यूनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जैसा कहता है कि ये यूनिक था क्योंकि इसने डिमांड और सप्लाई दोनों को ही चंक कर दिया, दोनों को ही ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक किया देखते हैं अभी। कोविड क्राइसिस दोनों ही इंपैक्ट हुए, कैसे अभी देखते हैं। कोविड, लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, आपकी जो फैक्ट्रीज थी वो शट हो गई, फैक्ट्री शटडाउन हो गई, फैक्ट्री शटडाउन हो गई, आपकी सप्लाई चेन ब्लॉक हो गई। क्यों? क्योंकि आपने लॉकडाउन लगा दिया था, आपने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन से क्या हुआ, आपकी फैक्ट्रीज काम नहीं कर रही, जो प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट नहीं बना रही है, पेन नहीं बना रही है। इन्होंने कहा हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, हमें सरकार ने मना कर दिया है। वो बात अलग है, अंदर से लोग गेट के नीचे से सप्लाई कर रहे थे सब चीजों की, है ना, स्टेशनरी वाले, खाने पीने वाले तो खैर चालू थे, बाकी अंदर ही अंदर से तो काम चल रहा था। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। टुडे लॉकडाउन लगा दिया गया, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, सप्लाई चेन ब्रोक हो गई है। इज दैट क्लियर? फाइन। दूसरी तरफ आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्यों? सप्लाई चेन ब्रोक हो गई है, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है, डिमांड नहीं हो रही। डिमांड नहीं होने की रीजन बताती हूं, लोगों की इनकम खत्म हो गई है ना, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग जो कमाते थे वो दुकान धंधे पे भी काम नहीं चल रहा है, लोगों की इनकम खत्म हो गई है, प्लस जॉब्स भी खत्म हो गई हैं, प्लस लोगों के पास सेविंग नहीं बची है। पैसा कहां से बचेगा, लोगों के पास पैसा भी नहीं बचा है। मतलब क्या हुआ, आप डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे तो क्या होगा, एक तो आप डिमांड भी नहीं कर रहे, ऊपर से सप्लाई भी नहीं हो रही। बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज बैक,
तो भी हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि डिमांड अभी भी नहीं आ रही। हमारी इकोनॉमी तो भी रिवाइव नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि डिमांड तब भी नहीं आ रही है। व्हाई? बिकॉज अभी भी लोग जो है वो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, लोग अभी भी सेव करना चाह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर बाई चांस कुछ हो गया, थर्ड वेव आ गई, तो हम लोगों को पैसा चाहिएगा। इस वजह से लोग यहां पर यानी अभी भी डिमांड जनरेट होती दिखाई नहीं दे रही। डिमांड नहीं है तो आप अगर सप्लाई कर भी रहे हैं तो भी सप्लाई की डिमांड नहीं होने के कारण ये वेस्ट हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसीलिए अपने आप में दोनों ही चेन ब्लॉक हो गई। अब एक रिवाइव कर भी रहे हो तो भी उधर से जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है हम देखेंगे अभी। फिलहाल मैं आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम कहां कहां पे आ रही है। देखिए, अब ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको समझिए। देखिए, कोविड के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों परेशान हो गए, दोनों डिस्टर्ब हैं। आपके पास डिमांड, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, एक तो ये रीजन हो गया। सप्लाई, फैक्ट्री शट है, नो सप्लाई, इनिशियल लॉकडाउन लग गया। ठीक है, मार्केट में इससे क्या हुआ? अगर आप लोगों ने, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक तरफ से थे तो इनकी तो सप्लाईज चालू कराने के लिए फैक्ट्रीज को स्टार्ट करने की परमिशन दे दी। ठीक है, आप फैक्ट्रीज को स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट ने एक तरफ से बोला ठीक है आप स्टार्ट कीजिए, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बोला। दूसरी तरफ क्या दिक्कत हुई? गवर्नमेंट ने, सरकार ने इन लोगों को पैसा दिया। गवर्नमेंट ने इनको अलग अलग स्कीम के थ्रू पैसा, आई एम ब्रीफिंग इट आउट बिकॉज टुडे आज आवर फर्स्ट लेक्चर इट इज, सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू आउट। उसके बाद में मैं जब 1 to 1 जाऊंगी तो फिर मैं डिटेल में अंदर जाऊंगी डेटा के साथ। अभी मैं सिर्फ आपको माइंड में एक ओरिएंटेशन दे रही हूं। फाइन, गवर्नमेंट ने जब इनको पैसा दिया तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो इन्होंने क्या किया? उसको डिमांड नहीं की। उन्होंने इसको नहीं कहा कि मुझे पेन दो, इनसे पेन नहीं मांग रहे हैं, इनको पेन नहीं मांग रहे, वो इन्होंने सेव कर, इनको कैंसिल कर दिया। और उन्होंने वो पैसा कहां ले लिया? ये बैंक था, इन्होंने बैंक में डाल दिया पैसा, इन्होंने सेव कर लिया पैसा। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इस पैसे को बचा कर रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो गवर्नमेंट ने इधर पैसा दिया, सरकार डिमांड साइड में पैसा डाली भी तो उससे कोई फायदा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इंडियाज वल्नरेबिलिटीज। इंडिया वल्नरेबल रहा बहुत ज्यादा। इंडिया कोविड के कारण बहुत सारा बड़े स्तर पर परेशान हुआ। इंडिया क्यों परेशान हुआ? इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों रहा? फर्स्ट, नेटवर्क इफेक्ट। आपको कोई बोले कि भारत पर कोविड का इतना बड़ा स्तर पर इफेक्ट हो, उसका रीजंस क्या है? तो R1, R2, R3, R4 कर सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, R1 नेटवर्क इफेक्ट। हमारे यहां पर इतने बड़े स्तर पर लोग हैं कि एक से दूसरे में जो ट्रांसमिशन है, जिसे मैं आरओ कह रही हूं, आरओ, उसकी चांसेस ज्यादा है ना। नेटवर्क इफेक्ट, ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन कैसी है? बहुत ज्यादा ह्यूज है। उससे क्या होगा? हाई पेस ऑफ स्प्रेड, बहुत तेजी से, गति से फैलेगा। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को भी? क्या एक तो रीजन ये हो गया। R2 हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। खाली हमारी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, हमारी पॉपुलेशन एक एरिया में रहती भी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? 1 स्क्वायर फीट जो एरिया है, 1 स्क्वायर किलोमीटर कह दीजिए एरिया जो है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। इसमें कितने लोग रहते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि ये आपके ट्रांसमिशन की संभावना कितनी होगी। सो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब ये बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बोल रहे हैं, इट्स बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं जनसंख्या के पॉपुलेशन के इस पिरामिड के बारे में सोचूं, इसके अंदर जो यहां पर जो जनसंख्या है, इसके अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैला। क्यों? क्योंकि यहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, लोग भी पास पास ज्यादा हैं, तो लोगों में ट्रांसमिशन भी ज्यादा। स्पेशली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा डेंस और भीड़ भरे इलाकों में रहते हैं, स्प्रेड भी फिर उनमें ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही है?
इस चीज को आप अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड को ध्यान में रखिए। डेंसिटी जहां है, कहां, नीचे जो आपका बॉटम पिरामिड का है, जनसंख्या का पिरामिड है ये, तो आपकी जो सबसे गरीब जनसंख्या है, जो ज्यादा पास पास बहुत ज्यादा डेंस एरियाज में रहती है, वहां पर स्प्रेड होने की भी संभावना ज्यादा है। ये आप लोगों की हर जगह डिबेट में काम लगेगा। नेक्स्ट, एल्डरली पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वृद्धों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग वैसे ही संख्या में ज्यादा है, भगवान की बड़ी कृपा है हम पे, और वैसे बूढ़े भी ज्यादा हैं, ठीक है, तो फिर संभावना भी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर बर्डन्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? आपके हॉस्पिटल्स है ना, आप लोगों के जो मास्क, आप लोगों के जो ये उन लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहने थे ट्रीटमेंट के लिए, कॉस्ट्यूम्स, आप लोगों का ये जो सिलेंडर्स की नीड थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड, ये सारी चीजें क्या थी? आप लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर डिमांड थी। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी। सो सप्लाई डिमांड में मिसमैच हुआ, जैसा कि हम लोगों ने अब सेकेंड वेव में देखा। ऑक्सीजन की डिमांड थी पर उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई, डिमांड और सप्लाई के अंदर मिसमैच था। इससे ह्यूज मार्च एंड अप्रैल में डेथ हुई ड्यू टू दिस। आप लोगों ने देखा फर्स्ट वेव के अंदर, लास्ट जब फरवरी मार्च में शुरू हुआ तब इतनी डेथ्स हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन जो इस बार 2021 में मार्च अप्रैल में डेथ्स हुई हैं, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हम लोगों के सप्लाई और डिमांड के बीच में देयर वाज अ मिसमैच। इज दैट क्लियर? शुड आई गो फर्दर? एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? एक से दूसरे में स्प्रेड होना। आरओ जो मैंने आपको बार बार बोला, आरओ का मतलब क्या है? अभी हमने समझा रिप्रोडक्शन नंबर, एक व्यक्ति से दूसरे में कितना फैल रहा है, कितना फैल रहा है, रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा कितने नए केसेस खड़े किए जा सकते हैं, दैट इज आरओ, ठीक है। सो आरओ मेजर्स ट्रांसमिशन पोटेंशियल, कितना ट्रांसमिट करने का पोटेंशियल उसके अंदर है। नेटवर्क स्ट्रक्चर इन सोसाइटी अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट इन मॉडलिंग द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज, क्योंकि हमारे देश में ये अपने आप में कैसी डिजीज है? कॉन्टेजियस डिजीज, बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली डिजीज है, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स टर्निंग इनटू एन एपिडेमिक और पेंडेमिक, और इसके एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक बनने की संभावना ज्यादा थी। अब क्यों थी वो भी हम समझते हैं। देखिए अब जो ये आरओ है ना, आरओ, इसको करके यूपीएससी आपको पूछ सकती है। आरओ मान लीजिए ये है, आरओ इज इक्वल टू 1 एंड आरओ इज 1, मान लीजिए ये चीज है, आपको दे दी जाए, आपको इसको क्लैरिफाई करना है। आरओ लेस देन 1, इसका क्या मतलब हुआ? आरओ लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसके अंदर ये डिजीज थी, उसने जब दूसरों के कांटेक्ट में आया तो कम संभावना है कि वो भी अफेक्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा? ये डिजीज धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। इज दैट क्लियर? आरओ इज इक्वल टू 1, एक व्यक्ति इन्फेक्टेड था, मैक्सिमम उसने ज्यादा ज्यादा एक व्यक्ति को और इफेक्ट कर दिया, एक था फिर उसने एक को कर दिया, लेकिन ये फिर भी उतनी फेटल नहीं हो पाएगी कि बड़े पेंडेमिक का रूप ले ले, कंट्रोलेबल होगी। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? अब एक लास्ट में बोल रही हूं, आरओ ग्रेटर देन 1, एक व्यक्ति जो खुद तो है ही और वो सोनू मोनू टोनू को भी कर पा रहा है, अगर वो इनको कर पा रहा है, इसका मतलब ये पेंडेमिक बनने की संभावना रखती है, यानी इस कंडीशन में ये पेंडेमिक बन सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा देख लेते हैं स्लाइड पे हम लोगों के पास क्या है डिस्कशन के लिए। These possibilities of transmission decline, क्या है इसमें? RO1, वही existing infection causes less than 1 new infection and the disease eventually peters out, खत्म हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। RO is equal to 1,
इसमें क्या होगा, विल नॉट लीड टू एन आउटब्रेक और एन एपिडेमिक, ये कोई एपिडेमिक को नहीं ला पाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? और आरओ इज ग्रेटर देन 1, ईच एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन कॉज मोर देन 1 न्यू इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन कई इन्फेक्शन क्रिएट करता है, एंड देयर में बी एन आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, और जिसके कारण की एपिडेमिक आ सकता है। ठीक है, नोट, व्हेन 1% ट्रांसमिट टू 10 और इवन हंड्रेड्स ऑफ अदर केसेस देन इट इज नोन एज सुपर स्प्रेडिंग। थोड़ा ध्यान रखिए इन टर्म्स को। मैं कोशिश यही कर रही हूं कि इकोनॉमिक सर्वे के सारी टर्म्स डिस्कस कर लूं आप लोगों से, ताकि पेपर में टर्म्स में नहीं फंसे आप। सुपर स्प्रेडिंग का मतलब क्या होगा, जब एक व्यक्ति 10 या 10 से ज्यादा 100 तक लोगों तक फैला सके, तब उसको सुपर स्प्रेडिंग मानेंगे। ठीक है, ये वही चीज है। आरओ अगर लेस देन 1 है तो डिजीज विल डाई आउट, इक्वल 1 है तो कोविड हो सकता है पर पेंडेमिक नहीं, आरओ ग्रेटर देन 1 है तो वो पेंडेमिक बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोरिलेशन बिटवीन कोविड-19 एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं और जो कोविड-19 है, इनके बीच में क्या एक जोड़ दिखाई देता है, इनके बीच में हम लोगों को क्या कोई कोरिलेशन दिखाई देता है कि कोविड जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से लोगों की डेथ्स भी हो रही है, क्या उससे उतनी कम है, फर्टिलिटी रेट उतनी है नहीं है, क्या है कंक्लूजन देखते हैं। आरओ एंड ट्रांसमिशन पोटेंशियल आर डिटरमाइंड बाय, आरओ एंड ट्रांसमिशन पोटेंशियल मतलब कि ट्रांसमिशन का पोटेंशियल कितना हो सकता है कोविड से, किस पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन। आपकी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कितनी है, अगर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ज्यादा है तो केसेस ज्यादा तो डेथ ज्यादा। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है चाहे केसेस ज्यादा हो, जरूरी नहीं है डेथ ज्यादा होगी। समझिए बात को, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ये 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर, इस एरिया में अगर लोग रह रहे हैं, मान लीजिए इस एरिया में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 लोग रह रहे हैं, और एक एरिया ऐसा है जहां पर 10 ही लोग रह रहे हैं और यहां पर 100 लोग हैं। ठीक है ना, तो केसेस अगर ज्यादा हैं, यहां पर मान लीजिए ज्यादा लोगों के भी केसेस हैं पर वो दूर दूर उनको एरिया मिल सकता है ना, आइसोलेट हो सकते हैं, तो डेथ होने की संभावना। लेकिन जिस एरिया में डेंसिटी ज्यादा वहां पर कम लोगों को भी होगा तो भी डेथ होने की संभावना बढ़ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? आप लोगों ने खुद भी देखा होगा अपने आसपास, कई बार ऐसा था, कई लोगों को मैंने खुद देखा, वो जिन हॉस्टल्स में थे उन हॉस्टल में उनके साथ के किसी कलीग को कोविड हो गया। लिटरली कंडीशन ऐसी थी, उन लोगों को, उनके साथ में जो कोविड पेशेंट्स थे उन लोगों को बाथरूम तक शेयर करना पड़ता था। अब आप बताइए उनको संभावना है कि नहीं है? है ही, क्यों, डेंसिटी ज्यादा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फाइन, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। थोड़ा सा ये डेटा दिमाग में ले लीजिएगा बच्चों। ग्लोबल एवरेज जो है 58% पर स्क्वायर किलोमीटर ग्लोबली जो लोग रहते हैं, पर इंडिया में 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 382 लोग ऑन एवरेज रहते हैं और पूरे विश्व में 58, लगभग 6 टाइम्स, 6 36, यस, तकरीबन 6 गुना हो गया। अब यूपीएससी आपसे इसको मल्टीप्लाई 6 करके पूछ सकता है कि विश्व के जनसंख्या घनत्व का भारत के पास जनसंख्या घनत्व लगभग 6 गुना है। तो यस इट इज, आपको डेटा होना चाहिए, उसका एनालिसिस थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, नेक्स्ट है हाई पॉपुलेशन। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हायर केस लोड्स एंड हायर फेटालिटीज, केस लोड्स भी ज्यादा हैं और मतरता दर, मरने की दर थी वो भी ज्यादा थी। ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो पॉपुलेशन की बात होगी, डेंसिटी की बात करती हूं अब मैं। फास्टर स्प्रेड ऑफ वायरस, जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होंगे, एक एरिया में ज्यादा लोग रहेंगे, उसका वायरस का स्प्रेड भी ज्यादा होगा, वायरस का स्प्रेड ज्यादा होगा। दिस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर एट द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक, मार्च टू मई, स्टार्टिंग में 2020 की बात कर रही हूं मैं, ये 2020 में ये चीज ज्यादा थी, फास्ट स्प्रेड ऑफ वायरस, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था,
क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, प्रिकॉशंस नहीं रख पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, सरकार भी सोच रही थी लॉकडाउन लगाएं नहीं लगाएं, शुरू में उहापोह चल रहा था, कंफ्यूजन था, इस वजह से ये कंडीशन एक बार के लिए डिस्टर्ब हुई, पता नहीं चला और केसेस भी ज्यादा हुए। नेक्स्ट, डेंसिटी एंड सिटी साइज एग्रावेट इट्स स्प्रेड। जहां पर डेंसिटी ज्यादा थी और जहां पर सिटी का साइज बड़ा था, उन्होंने एग्रावेट कर दिया स्प्रेड को, उन्होंने सिचुएशन को बुरी तरह खराब कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? स्प्रेड ज्यादा होगा, और स्प्रेड ज्यादा होगा तो फिर फेटालिटी होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, सिटी का साइज पे भी सेम यही बात लागू होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज के कारण चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19। थोड़ा ध्यान से सुनिए, कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा समझें। कंट्रीज, देखिए मैं इसको ड्रॉ करती जाती हूं फिर समझेंगे। कंट्रीज विद हायर पॉपुलेशन, देश जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा हैव शोन हायर केस लोड्स एंड हायर फेटालिटीज। मतलब कुछ देश क्या कह रहा है, जिनके पास क्या है, केसेस भी ज्यादा हैं, केस लोड्स ज्यादा है, पॉपुलेशन हैव शोन हायर केस लोड्स एंड हायर फेटालिटीज, और उनकी डेथ्स भी ज्यादा। फेटालिटीज मतलब डेथ हो गई, फेटालिटी मतलब डेथ, उनके यहां पर डेथ भी ज्यादा है, केसेस भी ज्यादा है, डेथ भी ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर पॉपुलेशन कैसी है, हायर पॉपुलेशन। हमेशा जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना यूपीएससी के अंदर, आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसको ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा सा, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीज विद हायर पॉपुलेशन डेंसिटी हैव शोन हायर केस लोड्स, सेम कंडीशन, कंट्रीज हायर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है, केस भी ज्यादा है। ठीक है, दो फेटेलिटी डू नॉट वेरी मच विद पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन डेथ उतनी ज्यादा क्यों, डू नॉट वेरी मच विद पॉपुलेशन डेंसिटी। कंट्रीज में केसेस ज्यादा, डेथ ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन की जो उनकी डेंसिटी है वो उस चीज को सपोर्ट कर रही है। उनके पास लोग ज्यादा हैं पर उनके पास एरिया भी ज्यादा है, इस वजह से उनको आइसोलेट करके सेव करना पॉसिबल है। ओके, डेंसिटी एंड सिटी साइज एग्रावेट्स इज स्प्रेड। डेंसिटी और सिटी साइज ने बढ़ा दिया इसके स्प्रेड को, बिल्कुल बढ़ा दिया। जहां पर डेंसिटी ज्यादा थी, सिटी साइज बड़ा था, सिटी साइज छोटा था, वहां पर ये कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई। क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है? yes. बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जिनके अंदर केसेस तो ज्यादा थे पर उनके पास जगह ज्यादा नहीं थी, सिटी का साइज ज्यादा नहीं था, इसीलिए डेथ ज्यादा हुई। कुछ देश ऐसे थे जिनके पास केसेस तो ज्यादा थे पर डेथ कम हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास जगह ज्यादा थी, इसलिए उनका एरिया वाइज जो पॉपुलेशन थी वो कम बैठी। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? हमारी भाषा समझ में आवत है? तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया इस चीज को? एम क्या था? फ्लैटन द एपिडेमिक कर्व, हमारे एपिडेमिक कर्व को फ्लैट करें। थोड़ा सा मैं इस पे आने से पहले आपको ये दिखाती हूं। यस, आपको और मजा आएगा इसको समझने में। देखिए इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, देशों में, दूसरे देशों में और हमारे में क्या फर्क है। अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ने इसको कैसे टैकल किया? उन लोगों ने लाइफ और लाइवलीहुड्स में लाइवलीहुड को ऑप्शन लिया, लाइफ को सेव। ऐसा नहीं है कि वो देश लाइफ को सेव नहीं करना चाहते, वो उन्होंने कहा लाइफ को हम सेव करेंगे, हम प्रिकॉशन लेते हुए, लोगों को सेफ्टी मेजर्स की जितनी भी चीजें हैं वो पहनाते हुए, लेकिन हम लोग लाइव लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और उन्होंने काम को कंटिन्यू रखा ताकि लाइवलीहुड जो है, जीडीपी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हमारे देश ने इसी वजह से, उन देशों ने जब ऐसा किया, ये क्या है, नंबर ऑफ केसेस और द टाइम सिंस फर्स्ट केस, पहले केस से लेकर के अगर मैं टाइम देखूं
बहुत जल्दी इनका पीक टाइम आ गया, बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन भी हुआ। इंडिया के अंदर इंडिया क्या चाहता था, इस कर्व को फ्लैटन करना। हमने भी क्या पढ़ा, हम इस कर्व को फ्लैटन कर देना चाहते थे। फ्लैटन कर देना चाहते थे मतलब हम चाहते थे हमारे देश में जो ये पीक टाइम है ना, ये बहुत लेट आए, हमें लेट आए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इस चीज के करने के लिए हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। आराम से समझिए, बहुत ही अच्छी चीज है ये। हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग इस कर्व को फ्लैट करना चाहते थे। फ्लैट मतलब हम चाहते थे हमारे देश में पीक लेवल पर ये बीमारी पहुंच जाए, उससे पहले हमें बहुत लंबा समय मिल जाए, ताकि हम लोग इस समय में ट्रैक और ट्रेस करके सॉल्यूशन निकाल सके, हम लोग अपनी खुद की जो वैक्सीन है वो डेवलप कर सके। मेरी बात समझ आ गई? इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया और इस चीज को टाइम लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, जो ये गैप दिखाई दे रहा है, इनके ये लोग कितने जल्दी पीक पर पहुंचे और कितनी ज्यादा फेटालिटीज इनके देश में हुई, हमारे देश में नहीं हुई। हमारे देश में तो पीक कितना था वो भी, इनके देश का पीक देख रहे हो आप कितना है। तो हम लोगों से ये बहुत ज्यादा शिकार हुए। हम लोग उतना शिकार भी नहीं हुए, प्लस हम लोगों ने उस समय में अपना एक नई स्ट्रेटजी डेवलप कर ली जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया, और उसके बाद में फिर हमारा ये डाउन भी चला गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझते हैं फ्लैटन क्या है। पहले ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है। टू फ्लैटन द एपिडेमिक कर्व, एपिडेमिक का कर्व को फ्लैटन करने के लिए, एंड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम टाइम टू हैंडल द सर्ज इन डिमांड एंड डेवलप्स वैक्सीन, ताकि हम लोग डिमांड को और जो डिमांड करने के लिए हम लोग को डेवलप कर सकें वैक्सीन को, हमें टाइम मिल गया इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि हमने लॉकडाउन लगा दिया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? फाइन। अब ये थोड़ा देखो बेटा, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। इंडिया के रिस्पॉन्स में अगर हम देखें, हम फ्लैटन द एपिडेमिक कर्व को करने के लिए हमने क्या किया, या तो हमने कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, सर्विलांस किया, नजर रखी, हमने अर्ली डिटेक्शन किया, हमने डिटेक्ट किया लोगों को कि वास्तव में प्रॉब्लम हो रही है, आइसोलेट किया लोगों को, ठीक है, केस का मैनेजमेंट किया, कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग की, एंड सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को अलग किया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, लॉकडाउन लगाया, क्लोजर ऑफ स्कूल, स्कूल बंद कर दिए, नॉन एसेंशियल बिजनेस और ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो है ये सब लगा दिए। इससे क्या हुआ, सारा देश जहां का था वहां पे रुक गया, और जिसके कारण हम लोग इस कर्व को फ्लैटन करने में संभव हो पाए। इंडिया का रिस्पॉन्स जो हम लोगों ने इंडिया का रिस्पॉन्स दिया, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने वो स्टेप लिया जो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। हमने कहा हम अपनी लाइफ्स को सेव करेंगे, लाइवलीहुड को नहीं। पर किसी भी चीज को स्टेप लेने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। हम यूपीएससी कर रहे हैं, हमारे पास एक मोटिवेशन है, सबके पास अपनी अपनी एक वजह है यूपीएससी करने की। इसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए लाइवलीहुड्स को बजाय लाइफ को सेव करना पहला ऑप्शन था। तो सरकार को ये ऑप्शन, ये अपॉर्चुनिटी, ये मोटिवेशन कहां से आया, कहां से सरकार ने सोचा? तो उसके 3 रीजन है। फर्स्ट, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च इन हांसन एंड सार्जेंट। हांसन और सार्जेंट जो थे, इन्होंने, इनकी रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला था। इनकी रिसर्च को बेस बनाया इंडिया ने, और तब इंडिया को लगा कि नहीं, मुझे लाइफ को ही सेव करना चाहिए। नेक्स्ट था स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। स्पेन में भी फ्लू हुआ था और वो बड़ा पेंडेमिक बना। उस समय भी इसी तरीके के मेजर्स लिए। मैं अभी आपको सारे डिटेल कर रही हूँ, एक एक पॉइंट 1 to 1, ठीक है। तो इस फ्लू के कारण भी पेंडेमिक आया और ये स्थिति बनी थी। क्या है ये देखते हैं। बारबेल स्ट्रेटजी इन फाइनेंस में बारबेल की जो स्ट्रेटजी है वो भी इस बारे में कहती है। तो वो क्या कहती है हम लोग जानते हैं। देखिए, कुछ ये लाइन आपको पहले देखी हुई लग रही है, वही लाइंस हैं। हांसन एंड सार्जेंट 2001, हमने पीछे ये सारे पॉइंट्स देखे थे। हांसन और सार्जेंट ने एक रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्या रिसर्च की थी, किस स्ट्रेटजी को हम चूज करें। इंडिया ने कोविड के पेंडेमिक समय में चूज करते टाइम हांसन और सार्जेंट की स्टडी को किया और फिर उसने भी इसी चीज को अपनाया। फर्स्ट क्या था, नया था अपने आप में, ये डिजीज नया है, ये मैटर। नेक्स्ट, केस फेटेलिटी रेट अननोन, कितने लोग मरेंगे 100 में से 20, हमने पहले देखा था, ये देखा था हमने, 20 में से 100 मरेंगे तो 20%। CFR आपकी कितनी है वो पता नहीं चल रहा था, ठीक है।
नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन रेट अननोन। एक टोनू मोनू सोनू पोनू किसको करेगा ये पता नहीं चल रहा था, कितनों को करेगा पता नहीं चल रहा था, तो आरओ भी अननोन है। इनिशियली असिम्प्टोमेटिक केसेस थे, आपको पता नहीं चलता, सिम्टम्स ढंग से सेट नहीं हो पा रहे थे, दिक्कत थी। पीक टाइम एंड लेवल नॉट नोन, आपको यही नहीं पता था पीक टाइम कब है, उसका लेवल कब होगा, आपको ये भी पता नहीं था। इंपैक्ट क्या होंगे जो स्ट्रेटजीज फॉलो की गई, इंपैक्ट क्या होगा अब जो भी स्टेप्स लिए गए इकोनॉमी पे, ठीक है, और वेदर टू सेव लाइफ और लाइवलीहुड्स, ये सारी चीजें थी। उन्होंने क्या कहा, इस स्थिति में लाइफ और लाइवलीहुड्स में से लाइफ्स को बचाना ही ज्यादा सही है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो विन विन स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग लाइवलीहुड्स को बचा सकते हैं, लाइफ्स को बचा सकते हैं, पर अगर आपके इंसान ही जिंदा नहीं बचेंगे तो लाइवलीहुड्स को बचाना पॉसिबल नहीं है ना। तो और इंडिया इतना बड़ा, इतना डेंस देश है, इतनी हाई पॉपुलेशन है यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ की जनता जो है, अगर उस जनसंख्या को हम सेव नहीं करेंगे पूरा देश ही खत्म हो जाता हमारा, तो है ना, अपने आप में बड़ी चीज है ये। पॉलिसी, अब उन्होंने क्या कहा सार्जेंट ने, व्हेन अनसर्टेनिटी हाई, जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। जब अनिश्चितता बहुत ज्यादा हो, आपकी पॉलिसी को फोकस करना चाहिए कम से कम लॉस हो, मिनिमाइजिंग मिनिमम लॉस हो इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। भाई अगर कंडीशन खराब से खराब हो जाए, उस समय में आपको कम से कम लॉस हो, आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, आपको सोचना है लाइफ स्कोर करें या लाइवलीहुड को करें। वर्स्ट में वर्स्ट क्या होगा, मान लीजिए सारे के सारे बीमार हो गए, ठीक है, अगर सब बीमार हो गए, हमने लाइवलीहुड को बचा भी लिया और ये सब के सब इन्फेक्ट होकर मर गए, तो हम क्या करेंगे। हम वर्स्ट कंडीशन में ये कर सकते हैं कि हम इनको बचाएं, एटलीस्ट इसको तो हम किसी भी तरीके से डिमांड सप्लाई को जनरेट करके रिवाइव कर लेंगे, इनके खत्म होने के बाद में कुछ भी बचेगा। तो मिनिमम लॉस क्या है, अपनी जनता को बचाना, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने बात है सोलेमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, भारत के लोगों से बना है, भारत के लोगों को अगर हम सेव नहीं करेंगे तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्पेनिश फ्लू एंड पेंडेमिक। देखिए स्पेनिश फ्लू जो था, जो स्पेन में फ्लू हुआ था, पेंडेमिक आया था 1918-19 की बात है, उस समय भी कुछ ऐसी सी कंडीशन थी, हाईली कॉन्टेजियस। वो जो फ्लू था बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस, संक्रमित बीमारी थी, बहुत तेजी से फैलता था, अनयूजुअली लेथल फॉर यंग, खासकर जो बड़े लोग थे, एडल्ट्स जो थे, स्पेशली मैन, उनको के लिए घातक था, आदमियों के लिए। एंड डेडलीस्ट इन वर्ल्ड, आप देखोगे विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या इससे ग्रसित हो गई थी, 500 मिलियन लोगों को ही हो गया था। अपने आप में सोचो कितना बड़ा डेटा, विश्व की 1/3 जनसंख्या को इसने संक्रमित किया, अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, एंड किल्ड एनीवेयर फ्रॉम 50 to 100 मिलियन पीपल, 500 मिलियन को हुआ, हर 5 में से एक आदमी तकरीबन मारा गया, 100 से 500 मिलियन लोगों को इसके डेथ का सामना करना पड़ा। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा डेटा है।